चलिए जी, आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर में हम लोग ऑलमोस्ट पूरी कोशिश है कि 60 एमसीक्यूज हम लोग करें। इसमें सबसे पहला है, जिन लोगों की मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही बच्चे, वो बार बार ट्राई करते रहे। In the early stages of research, the most efficient way of making progress toward explaining a phenomenon is to videotape it or to precisely measure it or survey it or to observe it. क्या लगता है आपको, इसमें कौन सा तरीका जो है रिसर्च में यूज किया जाना चाहिए? साथ साथ आंसर चैट पे लिखते जाएं। इसका आंसर आएगा जी ऑब्जर्व इट। ऑब्जर्व करेंगे तो हम उसको रिसर्च कर पाएंगे ना उसको। ठीक है। टेस्ट डिपेंड्स ऑन टेस्ट बर्ड, हमें इसका आंसर पता है। मैं इसलिए आज तेज तेज जरा कर रही हूँ इसको, ये आपको बाद में वैसे भी मिल जाएगा तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर है ओनली ऑन वंस टेस्ट बर्ड्स। ये जो आज के एमसीक्यूज है ना, ये टोटली वो मैंने इकट्ठे कर दिए हैं जो सीएसएस में आ चुके हुए हैं। कल इंशाल्लाह हम लोगों ने 2015 वाले करने हैं, फिर उससे अगले में हमने 2017 वाले करने हैं। तो इस तरह हमें आइडिया होता जाएगा कि जो एक्चुअल पीपीएससी के पेपर में आते हैं एमसीक्यूज वो किस तरीके के होते हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स एल्फ्रेड एडलर बिलीव टू बी इम्पोर्टेंट इन शेपिंग पर्सनैलिटी इज। ये बंदा कौन था, इसके बारे में इसकी थेरी का पता है किसी को? एल्फ्रेड एल्फ्रेड एडलर जो था, यस, इसने बर्थ ऑर्डर की बात की थी। गुड। इसकी जो थेरी थी ना वो ये बता, इसने एक तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस की बात की थी, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस की बात की थी। इसकी अपनी लाइफ में इसका जो है ना, इसको अपने भाई के साथ कंपेयर किया जाता था, इसलिए इसने इस चीज पे ज्यादा फोकस किया था। ये जितने भी थेरिस्ट या बिहेवियरिस्ट या पर्सनैलिटी के जो थेरिस्ट आप देखेंगे ना, उन्होंने अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करके उसको अपनी थेरी के तौर पर बताया। तो इसके साथ भी यही हुआ था। इसको मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कोई बीमारी थी जिसकी वजह से ना इसको जरा, एक तो इसको अपना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था हर चीज में, और दूसरा इसको अपने भाई के साथ इसका एक कंपटीशन होता था कि अगर वो हर चीज में आगे जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। तो इसकी थ्योरी में इसने बर्थ ऑर्डर्स की बात की थी, ये फिर आप जरा डिटेल में देखते हैं ना। कुछ चीजें मैंने बता दी। और ये कहता था कि हमारी पर्सनैलिटी शेप करती है, आपका बर्थ ऑर्डर पे टोटली डिपेंड करता है। अगर आप बड़े हैं तो फैमिली आपके ऊपर आपको और तरीके से ट्रीट करेगी। अगर आप सेकंड बॉर्न है तो आप और तरीके से आपको फैमिली में डील किया जाएगा। अगर आप लास्ट बॉर्न है तो उसका बिल्कुल एक अलग सिनेरियो होगा। और अगर आप ओनली चाइल्ड है तो वो एक अलग चीज होगी। फिर इसने एक और टर्म दी थी निगलेक्टेड चाइल्ड की। तो वो भी एक उसने कहा था कि उसको वो भी एक इस चीज में आता है कि जिसको ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती तो निगलेक्ट हो जाता है। उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट तरीके से शेप होती है। उसके बाद है रिलेटिंग ओवर्ट बिहेवियर टू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इवेंट्स टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव। अब ओवर्ट बिहेवियर की भी बात हो रही है, और इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इवेंट्स जो हैं वो क्या, कौन से इवेंट्स होते हैं, ये कहाँ होते हैं? इसका क्या आंसर आएगा? क्या इसमें हमारे पास बिहेवियरल पर्सपेक्टिव का इसका आंसर बनता है, सब्जेक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, या बायोलॉजिकल, या फिर कॉग्निटिव? यस, इसमें आ रहा है जी बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को हम कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और केमिकल उसकी बात हो रही है तो हम लोगों ने, और बिहेवियर की बात हो रही है, हमारी दिमाग में चीजें चलती हैं तो हम उसको बिहेव करते हैं ना। माइंड से कॉग्निशन हमारा प्रोसेस होता है तो हम अपना बिहेवियर शो करते हैं। अच्छा जी, एक्सपर्ट्स जनरली एग्री दैट प्राइमरी इमोशंस इंक्लूड। कितने प्राइमरी इमोशंस है भाई? हाँ जी, कितने प्राइमरी इमोशंस हैं? जैसे प्राइमरी कलर्स होते हैं वैसे ही प्राइमरी इमोशंस भी होते हैं। सॉरी सॉरी, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। हम लोग प्राइमरी इमोशंस की बात कर रहे थे। तब तक आप, जब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बता दें कितने प्राइमरी इमोशंस हैं जो एक्सपर्ट्स ने उसको उनको कह दिया हुआ कि यही।
अच्छा जी, मैं वापस आ गई हूँ। हम लोग इमोशंस की बात कर रहे थे। टोटल जो है ना, बेसिकली 6 इमोशंस जस्टिफाई किए गए हैं, लेकिन एक लास्ट इमोशन है जिस पे अभी भी रिसर्चेस जारी हैं, जिसको कंटेंट इमोशन कहा जाता है। और जो 6 इमोशंस हैं वो है फियर, एंगर, जॉय, हैप्पीनेस, सैडनेस और हेट। अब इसमें से कौन सी आपको इसमें से सही लग रहा है ऑप्शन, जिसको हम उस कैटेगरी में ला सकते हैं कि ये जो है ना बेसिक इमोशंस की कैटेगरी में आ सकते हैं? अब स्क्रीन शो हो गई है सबको? इसका आंसर है फर्स्ट वाला, फियर, एंगर और जॉय या हैप्पीनेस जो है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टैटिस मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ। कौन था वो जिसने होम्योस्टैटिस का कॉन्सेप्ट दिया था, और इसी बंदे ने जो है ना लोकल स्टिमुलस की एक थ्योरी भी दी थी। वो भी आगे एक एमसीक्यू आएगा, उसको हम फिर पढ़ेंगे। कैनन जो था ना, वो ये बंदा था जिसने होम्योस्टैटिस पे रिसर्च की थी, और वो ये देखना चाह रहा था कि क्या हमारे भूख के साथ जो हंगर हमारा प्राइमरी मोटिव है, वो उसमें सिर्फ स्टमक का ही रोल होता है या और कोई फंक्शन इन्वॉल्व होता है। तो वहां से इसने बात स्टार्ट की थी, फिर इसने होमोस्टैटिस को डेवलप किया, और फिर आगे सो ऑन इसने जो अपनी थ्योरी की थी उसकी बात की थी। इसके बाद आइडेंटिफाई द पेयर विच रिप्रेजेंट एन इनकरेक्ट एसोसिएशन। मैक्स वर्डहाइमर, ट्रेट अप्रोच टू पर्सनैलिटी। कैटल जो था फैक्टर एनालिसिस ऑफ पर्सनैलिटी। जॉनसन प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, ऑस्कूट एंड जॉनसन, इसका साइकोलॉजी में मुझे नहीं अभी तक कुछ पढ़ने को मिला। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो मैक्स वर्डाइमर जो है वो तो गेस्टालिस्ट है, और वो पर्सनैलिटी की तो बात ही नहीं करते। कैटल ने 16 फैक्टर पर्सनैलिटी वाला वो दिया था, स्केल दिया हुआ है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है? आप लोग साथ साथ चैट में लिख दिया करें, या फिर अगर अपने पास कॉपी में नोट करें तो भी ठीक है, अदरवाइज। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई द पेयर विच रिप्रेजेंट एन इनकरेक्ट एसोसिएशन। अब इसमें इनकरेक्ट एसोसिएशन दोबारा देखिए, बता पूछ रहे हैं वो। इसमें सबसे पहले शॉफ्टर सिंगर की इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मर्रे की थीमेटिक परसेप्शन या नीड्स जो होती हैं, और स्लेमैन की सोशल एक्सचेंज थ्योरी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? जो शॉफ्टर है उसकी भी ठीक है, उसने इमोशन के बारे में बात की है। हमने इनकरेक्ट को ढूंढना है। प्याजे ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, मरे ने भी नीड दी है, तो एंड में हमारे पास स्लेमैन बचता है, और इसने असल में एक थ्योरी जो दी थी ना उसका नाम था परमा थ्योरी, जिसको थ्योरी ऑफ वेलबींग कहा जाता है। इसमें सोशल एक्सचेंज की थ्योरी नहीं दी थी, इसमें थ्योरी ऑफ वेलबींग दी थी। और उसमें जो इसने चीज़ों को नाम बताए थे, उसमें अगर हम शॉर्ट फॉर्म उसकी बताएं तो वो परमा थी, जिसमें पी फॉर पॉजिटिव इमोशन, ई फॉर इंगेजमेंट, आर फॉर रिलेशनशिप, एम फॉर मीनिंग, और ए फॉर अकम्पलिशमेंट। वो कहते थे कि ये 5 चीजें जो है ना वो हमारी वेलबींग को शेप करती है और उसको डेवलप करती है। मैं रिपीट कर देती हूँ, परमा बेशक नेट पे आप पढ़ लेना इसको मजीद, अगर डिटेल में देखना हुआ तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि स्लेमैन ने थ्योरी ऑफ वेलबींग दी थी। तो इसमें हमारे पास आंसर जो है वो डी है। देन आगे, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ साइकोथेरेपी इंक्लूड a sufferer, a healer, and a systematic interaction between the two. A healer that uncovers unconscious conflicts and heals the personality. The removal of symptoms about which of the patient complains. The use of talking and drugs about which of the patient complains. क्या है? अगर साइकोपैथोलॉजी या क्लिनिकल रिलेशनशिप की हम बात करें तो इसमें कौन सा आंसर है? यस, वेरी गुड मिसबा, इसका आंसर फर्स्ट वाला है। हमेशा जब भी हम क्लिनिकल या साइकोथेरेपी की बात करें तो उसमें एक सफरर होता है, एक हीलर होता है, और एक सिस्टमैटिक इंटरेक्शन होता है इन दोनों के दरमियान, जिसको देख के वो ये सारा रिलेशनशिप उनका चल रहा होता है। एक सेकंड में इसको हाईलाइट कर दूँ। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, structuralism and functionalism are similar in that both, number one, emphasis the analysis of mental structures to explain behavior, emphasis the fluid personal nature of its consciousness, regard psychology as the science of conscious experience, या फिर emphasis the observation of behavior rather than consciousness। क्या ऑप्शन है इसमें? दोनों जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म वाले, इसका आंसर है जी, कहाँ गए? दे बोथ रिगार्ड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। इसकी जब आप हिस्ट्री में जरा पढ़ेंगे तो आपको वहां से पता चलेगा। इसका आंसर ये वाला है। इसके बाद, अ पैरासाइकोलॉजिस्ट वुड स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। पैरासाइकोलॉजिस्ट जो है वो इसमें से कौन कौन से फिनोमेनन को यूज करता है? साइकोकाइनेसिस,
या काइनेसिस जिसको बोला जाता है, प्रीकॉग्निशन, टेलीपैथी, या ऑल ऑफ द अबव। किसी को पता है साइकोकाइनेसिस या इसको टेलीकाइनेसिस भी कहा जाता है, काइनेसिस भी बोला जाता है। प्रीकॉग्निशन और टेलीपैथी क्या होती है? जी हाँ, प्यारा साइकोलॉजिस्ट जो है वो इन सारी चीज़ों को यूज़ करता है जब भी वो एज ए ट्रीटमेंट करना चाह रहा होता है। इन सब टर्मिनोलॉजीज की डिटेल जो है बेशक आप नेट से देख लेना, थोड़ी बहुत तो पता ही होगी। अगर मुझसे पूछनी है तो जो मेरे पास है उसमें ये लिखा हुआ है, जो प्रीकॉग्निशन है वो सुपर नॉर्मल, हाँ, सुपर नेचुरल नॉलेज ऑफ फ्यूचर इवेंट्स with emphasis on not upon mentally causing events to occurrence or of which the subject claims has already been determined। यानी थोड़ी सी उसमें चला जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाता है, लेकिन आप बस ये याद रखें कि साइको पैरासाइकोलॉजिस्ट जो होता है वो इन चीज़ों को यूज कर रहा होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है? जी हीरा, माइंड रीडिंग या टेलीपैथी में ही आती है, गुड। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, द रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग, इसका आंसर आप लोगों ने मुझे बताना है। कल आप लोगों ने अगर लर्निंग की प्रैक्टिस की हुई है ना तो इसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए। ये बता रहे हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग को क्या करते हैं दोनों? क्या दोनों ही क्या इनका रिलेशन इंक्रीज और डिक्रीज का है या फिर डिक्रीज और इंक्रीज का है, या फिर दोनों ही बढ़ाते हैं या फिर दोनों ही कम करते हैं? हाँ जी, अभी तक जिन लोगों ने ऑप्शन बताए हैं ना उसमें सही आंसर जो है वो है माहम का, और यहाँ पे अभी मिसबा का था आई गेस, जिसने भी इंक्रीज, हाँ मिसबा का था। क्यों हम ये बात करें, इसमें हम भी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के थोड़े से ना मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इसलिए ऐड किया जाता है, इट इज बेसिकली एडिंग अ डिजायरेबल स्टिमुलस टू इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ अ बिहेवियर टू रीअकर। कि हम कोई ऐसी चीज ऐड करते हैं जिससे अपना वो जो बिहेवियर हम चाह रहे हैं कि दोबारा रीअकर हो, तो हम डिजायरेबल चीज को ऐड करते हैं। दूसरा जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसमें हम लोग अनडिजायरेबल स्टिमुलस को डिक्रीज कर देते हैं उसमें से, ताकि हमारा बिहेवियर जारी रहे। एक में हम लोग ऐड करते हैं, दूसरे में हम लोग निकालते हैं, लेकिन दोनों में मकसद हमारा क्या होता है? द रीअकरेंस ऑफ द बिहेवियर, यानी दोनों में हम चाह रहे हैं कि रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग इंक्रीज ही रहे। एक में जो है ना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में जो हमारा स्टिमुलस होता है वो जो है एज अ रिवार्ड काम करता है, और जो दूसरा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है जिसमें से हम लोग अपना अनडिजायरेबल स्टिमुलस रिमूव कर रहे हैं, वो हमारे लिए एज अ पनिशमेंट काम करता है। और ये दोनों काम हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारा एक जो बिहेवियर है वो जारी रहे। तीसरी बात, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है, इट वर्क्स, जब भी हम इसमें से स्टिमुलस को ऐड करते हैं तो इट वर्क्स एज अ मोटिवेशन। जैसे आपने ये डिसाइड कर लिया कि अभी जब मैं ये सारा काम कर लूंगी ना, यानी आज वाले एमसीक्यूज के बाद मैं अपनी किसी फ्रेंड को कॉल करूंगी और गॉसिप करूंगी, तो इसमें आप ये चाह रही हैं कि उसके लिए मुझे पहले कुछ ना कुछ काम करके देना होगा ताकि मैं अपने आप को इंसेंटिव बाद में दे सकूं। जबकि दूसरे में क्या है, जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आप जब किसी उसको डिक्रीज कर देते हैं स्टिमुलस को, तो वो आपके लिए एक लेसन के तौर पे काम कर रहा होता है। जैसे आप एहतियातन जो है वो इसमें आ जाता है, आप बीच पे जाना चाह रहे हैं तो आप सन टैन से बचने के लिए क्या करेंगे, जो है वो यूज कर लेंगे, सन ब्लॉक यूज कर लेंगे। या फिर ये कर लेंगे, इसमें जो मुझे एग्जांपल नजर आई थी कि बारिश में गीले होने से बचने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें अपना अपने साथ छतरी ले जाएंगे। कुछ इस तरह की एग्जांपल है ये, जस्ट थोड़ी सी मैंने आपको इसकी कुछ डिफरेंसेस बताने थे। तो आपने ये याद रखना है कि री में पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों में हम लोग किसी भी जो हम चाह रहे होते हैं ना, हमारा मकसद रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग को इंक्रीज करना होता है या बिहेवियर को रीअकर करना चाह रहे होते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 13, इसको पढ़ें तब तक जब तक मैं इसको हाईलाइट कर दूँ। बिहेवियर अकॉर्डिंग टू ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज कंट्रोल्ड बाय इट्स कंसीक्वेंसेस, या फिर फ्री विल, या फिर नॉलेज, या फिर इंस्टिंक्ट। ठीक है जी, इसका आंसर कंसीक्वेंसेस आएगा। हमने कल ही पढ़ा था क्लासिकल कंडीशनिंग एसोसिएशन बेस्ड होती है और ओपरेंट कंडीशनिंग जो है वो आपके कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड करती है। इसके बाद है, which of the following is not a dimension of the auditory experience? loudness भी ऑडिटरी में आता है, पिच भी ऑडिटरी में आता है, सैचुरेशन और टिम्बर दोनों में से बताएं क्या आएगा। सैचुरेशन क्या होती है?
हमने ये बताना है कि जो ऑडिटरी डायमेंशन में नहीं आता। इसमें से अगर मैं टिम्बर की बात करूँ तो टिम्बर बेसिकली टोन से रिलेटेड होता है, लाइकलीहुड ऑफ अ टोन या क्वालिटी ऑफ अ टोन। तो हम वैसे मुझे सैचुरेशन का ऑनेस्टली अभी भी याद नहीं आ रहा, बट जिसका याद है वो मैं बता रही हूँ। तो इसमें मेरे ख्याल से टिम्बर ही आएगा, क्योंकि एट द एंड सैचुरेशन भी उसमें ही आएगा, क्योंकि हमने उसका ऑपोजिट ढूंढना है ना। आलिया कैरियर सैचुरेशन इज लिंक्ड विद कलर्स। पहले इसको हम सर्च ही कर लेते हैं। ठीक है, ये विजन से रिलेटेड ही है, बट उन्होंने जो मेरे पास एमसीक्यूज है उसमें उन्होंने कहा है विच इज नॉट इन टू द डायमेंशन ऑफ द ऑडिटरी एक्सपीरियंस। जो अब हम टिम्बर को भी देख लेते हैं, क्या पता मैं गलत इसको सर्च कर रही हूँ। ठीक है, इसका आंसर जो है वो सैचुरेशन ही आएगा। मैं असल में टिम्बर टोन को जो है ना इस वक्त उससे उसमें साउंड के फॉर्म में ले रही हूँ, टेस्ट के फॉर्म में ले रही हूँ, सॉरी भाई। ठीक है, आंसर इसका सी ही आएगा, सैचुरेशन। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, हालांकि मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी सही बता रही हूँ, लेकिन मैं उसको बस फिजिकली मैं कहीं मेंटली कहीं और चली गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपिस्ट मेक इंटेंसिव यूज ऑफ रोल प्लेइंग। इसमें कौन सा ये जो थेरेपी है इसमें थेरेपिस्ट रोल प्लेइंग का रोल प्ले करता है, एज अ रोल प्लेयर काम करता है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में, या फिर साइकोएनालिटिक थ्योरी में थेरेपिस्ट जो होता है, या एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट, या फिर गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट। साइकोएनालिसिस में तो नहीं आएगी रोल प्लेइंग, उसमें तो और उसकी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ये पता है किसने दी थी? ये भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम लोग छोटी छोटी चीजें रिवाइज करते हैं। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दी थी, किसी को पता है तो बता दे, वरना फिर मैं बता देती हूँ। जी हाँ, कार्ल रॉजर्स ने दी थी। और कार्ल रॉजर किस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखता था? ह्यूमनिस्टिक से, ठीक है। और इसने ये थ्योरी दी थी 1940s और 1950s के ड्यूरेशन में। एग्जैक्ट इसकी डेट नहीं पता, लेकिन इसी दौरानिए में इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसकी टेक्निक्स क्या है? इसकी टेक्निक्स जो मेन हमें जो मिलती है वो तीन है: जेन्युइननेस एंड कॉन्ग्रुएंस, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, और एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। इसमें ये होता है कि हम जो थेरेपिस्ट है ना वो इन्वॉल्वमेंट अपनी कम शो करता है, पूरे का पूरा क्लाइंट के ऊपर जो है ना वो रिलाई कर रहा होता है। क्लाइंट जो भी बता रहा है उसमें उसको एज इट इज नॉन जजमेंट वे में उसको एक्सेप्ट करना है। तो कन्फ्रंटिव वे में उसको जाना, यानी वो हर चीज को एक्सेप्ट कर रहा होता है क्लाइंट को एज इट इज। चाहे क्लाइंट जो भी सोल्यूशन बता रहा है ना, वो क्लाइंट को कह रहा होता है कि तुमने अपने मसले के जो तुम्हें सोल्यूशन नजर आ रहे हैं ना उनको वो मुझे बताओ, तो उस पर अमल करना स्टार्ट कर दो। यानी उसको कॉन्फिडेंस देना क्लाइंट का काम है, लेकिन उसको डायरेक्ट, सॉरी, थेरेपिस्ट का काम है, लेकिन उसको डायरेक्ट करना जो है ना वो क्लाइंट का, वो थेरेपिस्ट का काम नहीं है। सो इट इज बेसिकली अ नॉन डायरेक्टिव थेरेपी। होम्योस्टैटिसिस हमने आपको पता होगा ये इम्बैलेंस होता है बॉडी का, तो इसमें बात करी। होम्योस्टैटिसिस इज मेंटेन बाय द डैश विच आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इमोशन। कौन सा हमारी बॉडी का या सॉरी ब्रेन का पार्ट जो इसमें मेन रोल प्ले करता है होम्योस्टैटिसिस में? जब कैनन ने वो जो लोकल स्टिमुलस थ्योरी वाला एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसने ये फाइंड आउट किया था कि सिर्फ हमारा स्टमक ही इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि हमारे बॉडी, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस का ही एक पार्ट है, वेंट्रोमीडियल आई गेस उसको बोलते हैं। अगर वो ब्रेन से निकाल दिया जाए तो इंसान जो है ना वो ओवर ईटिंग करना शुरू कर देता है। क्योंकि ये भी कैनन ने अपने एक्सपेरिमेंट से बाद में फाइंड आउट किया था। अब आते हैं रेमंड बी कैटल एडवांस द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट बाय यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल मेथड कॉल्ड लोकस ऑफ कंट्रोल, आइडेंटिफिकेशन, फैक्टर एनालिसिस या फ्रेनोलॉजी। अभी हमने प्रीवियसली वहाँ पे अभी इसको पढ़ा था, कैटल ने 16 पर्सनैलिटी वाला फैक्टर, 16 फैक्टर पर्सनैलिटी थ्योरी दी थी, टेस्ट किया था। और उसका हम आंसर क्या बनेगा? फैक्टर एनालिसिस। थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ प्रेजुडिस कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो हो गया इसका इफेक्टिव, दूसरा
हाँ जी, 18 वाले में क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होगा? गुड, इसका आंसर डी है। यानी हमारे पास मॉडल बन जाता है, प्रेजुडिस का मॉडल क्या बनता है, ई सी बी वाला। और इसके अलावा ए बी सी मॉडल भी है, वो किसका है मॉडल? उसमें क्या क्या आता है, ए फोर क्या बनता है वो? ये तो इफेक्टिव हो गया ना, तो वो अफेक्टिव, उसमें भी कॉग्निटिव और बिहेवियर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, विच इंडिविजुअल इज करेक्टली मैच्ड विद देयर थ्योरी? कर्ड लेविन ने फील्ड थ्योरी दी थी, क्या आपको लगता है? आपको अगर नहीं पता तो अभी इसको हम साइड पे करते हैं। विलियम जेम्स ने लॉ ऑफ फैक्ट थ्योरी दी थी, क्या ये ठीक है? विलियम बॉन्ड ने प्रैग्मेटिज्म थ्योरी दी थी, क्या ये भी ठीक है? फ्राइड ने पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी दी थी। अब इसमें पिछले जो थे उसमें हमने इनकरेक्ट बताना था, इसमें हमने करेक्ट वाला बताना है। तो विलियम बॉन्ड ने तो कोई प्रैग्मेटिज्म की थ्योरी नहीं दी, ये तो स्ट्रक्चरलिज्म से ताल्लुक रखता था। फ्राइड जो है वो साइकोएनालिस्ट था। विलियम जेम्स जो था वो भी आई गेस बिहेवियरिज्म से ताल्लुक रखता था। अगर नहीं, ये विलियम बॉन्ड और विलियम जेम्स में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो इसको भी आप देख लें, अगर वो नहीं आ रहा तो फिर हमारे पास राइट आंसर क्या है, कर्ट लिवन ने फील्ड थ्योरी दी थी। और फील्ड थ्योरी क्या थी, एनालिसिस स्टार्ट विद द सिचुएशन ऑफ एज अ होल। यानी आपके जो होल जिस फील्ड में आप उस टाइम पे होते हैं ना, इसका ये एनालिसिस था कि आप उसी टाइम पे जाना अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग उसका एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बाकी इसको इंटरनेट पे देख लेना, वरना फिर ये बहुत कम आता है इस तरीके से। बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि कर्ट लिविंग का अगर नाम आता है तो उसकी थेरीज का भी आपको पता होना चाहिए। यानी जिस जिस भी थेरिस्ट, बिहेवियरिस्ट, साइको एनालिस्ट का आपको पता हो, उसके थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें भी पता होनी चाहिए, ताकि आप, हाँ, जब इस तरह से आपको कंफ्यूज किया जाए एमसीक्यूज में तो आपको आंसर करना आ जाए। A therapist who encourages clients to relate their dreams and searches its roots in, कौन होता है जो ड्रीम्स की बात करता है? यस, 20 का आंसर साइकोएनालिसिस है। ड्रीम्स की बात हमेशा साइकोडायनामिक या साइकोएनालिस्ट वाले ही करते हैं, जिसमें फ्राइड आ जाता है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट डेवलप्ड द नीड ड्राइव थ्योरी ऑफ इमोशन? नीड ड्राइव थ्योरी किसने दी थी? क्लार्क हल ने दी थी, अब्राहम मैस्लो ने थे नीड ऑफ मोटिवेशन दी थी। रॉबर्ट फ्लिपचिक का नाम 2-3 बार आ चुका है, लेकिन अब हमें इसका पता नहीं है इतना। वॉल्टर कैनन है, सॉरी मैंने वॉल्टर कैनन लिखा हुआ। वॉल्टर कैनन की अभी हमने बात की, इसमें भी मोटिवेशन की बात की हुई थी। पीछे ऑप्शन दो बच गए, रॉबर्ट फ्लिपचिक और क्लार्क हल। तो क्लार्क हल अक्सर हमें इमोशन में इसका नाम जो है सुनने को मिलेगा। इसने एक थ्योरी दी थी, बल्कि ये हाँ, इसने नीड थ्योरी दी थी 1930 में। ये साथ साथ कुछ चीजें आप नोट डाउन कर लें। और इसकी इस थ्योरी का नाम था ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसमें वो ये कहता था, टू हिम डेफिशिएंसी ऑफ एनीथिंग इज एन ऑर्गेनिज्म, इन एन ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स नीड विच इवोक ड्राइव टू फुलफिल द नीड। वो कहता था कि वही होम्योस्टैटिसिस के वही से ही इंस्पायर होकर वो बात कर रहा है कि जब कोई कमी होती है तो वो ड्राइव को अर्ज करती है कि अब तुमने उठ के जो है ना उस नीड को पूरा करना है। तो ये इसकी जो है ना ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, इसको आप एक बार नेट पे सर्च कर लेना, तो आपको इसकी थोड़ी और डिटेल भी मिल जाएगी। इसका आंसर हो गया हमारे पास फ्लावर फल। वैसे इमोशन हमने पढ़ना है तो इसमें मैं ये रिपीट करवा दूंगी, डिटेल में पढ़ा दूंगी। रॉबर्ट प्लेचिक का भी कुछ मैंने देखा था, क्या था मुझे नजर याद नहीं आ रहा, लेकिन इसको भी हम, हाँ, रॉबर्ट प्लेचिक वो बंदा है, ये नाम अक्सर आपको सुने, वो आपको एक इमोशन व्हील नजर आता है ना अक्सर, कुछ लोगों ने स्टेटस पे भी शेयर किया होता है। तो वो जो व्हील है ना, इमोशन जो व्हील, और इसने कहा था कि 8 बेसिक इमोशंस है, उसके बाद उसने व्हील ऑफ इमोशंस प्रेजेंट किया था, तो ये वो बंदा था जिसने इसके बारे में बात की थी। इसके बारे में बस अभी फिलहाल इतना ही आप याद रखें। 22 एमसीक्यूज है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एट्रीब्यूटेड टू टॉलमन रिसर्च? टॉलमन ने क्या किया था, कल ही अब हमने लर्निंग पढ़ी है, तो किस फॉर्म, कौन सी फॉर्म इसने दी थी? पहले मैं थोड़ा सा आपकी आवाज़ भी सुन लेती हूँ आज माइक ऑन करके, क्योंकि आपने कल अगर पढ़ा होगा ना तो आपको इसका जवाब आ जाएगा। शोर नहीं करना है, जिसको आता होगा ना बस वो माइक ऑन करके बता दो जो मैं पूछना चाह रही हूँ। हाँ जी, मैंने पूछा है कि टॉलमन किस लर्निंग के किस टाइप में अपनी जो है वो पार्टिसिपेशन शो की थी?
हाँ जी, मैम सबा कॉग्निटिव शराफत। लर्निंग। ठीक है, कॉग्निटिव लर्निंग का दूसरा नाम क्या है? मैम लेटेंट लर्निंग। ठीक है, गुड। और इसने क्या कहा था, इसमें सब आपको आंसर क्या ठीक लग रहा है? मैम बी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव मैम। चलिए चैट में बाकी लोग भी जवाब देते हैं, फिर मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ। अच्छा, इसका आंसर एक्चुअली ये वाला है, डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें इफेक्ट की बेस पे करता है ना। अगर आप इसके डिटेल में जाएं तो क्या था, जो रैट वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था, इफेक्ट पे बेस करता है ना। कॉग्निटिव मैप उसने कब यूज किया? वैसे तो हम बहुत सारे रास्तों से चलते हैं, लेकिन जहां से हमें, जैसे पहले चूहे जो है ना इधर उधर देख रहे थे, जब दूसरे रास्ते पर आए तो सामने उन्हें जब रीइंफोर्सर मिला, तो दूसरी बार उन्होंने अपने उस कॉग्निटिव मैप को यूज किया कि अच्छा कौन कौन से इंपॉर्टेंट रास्ते आए थे, तो उनको यूज करते उसने उसको यूज किया। लेकिन फर्स्ट प्लेस पे टॉलमन कहता है कि हम लोग जो है ना अपने जो कॉग्निटिव मैप को कब यूज करते हैं, जब हमारे ऊपर उस चीज का इफेक्ट, किसी चीज का इफेक्ट अच्छा पड़ता है। हमारे माइंड में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें, हम रोज इतने रास्ते से गुजरते हैं, मगर जिस रास्ते पे कुछ इंटरेस्टिंग हुआ हो या जिससे हमें कोई हमारी पसंद की चीज हो, तो हम उसकी मेन मेन चीजें रिकॉल करने की कोशिश जरूर कर लेते हैं। तो असल में वो ये पूछना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एट्रीब्यूटेड टू टॉलमन रिसर्च, कि उसने क्यों की थी। वो ये बताना चाह रहा था कि हम कॉग्निटिव मैप तो यूज करते हैं, बट कब? जब हमें किसी इंसिडेंट का हमारे ऊपर इफेक्ट अच्छा पड़ जाता है, हमने उसको री यूज करना हो, तो हम उसको जो है अपने कॉग्निटिव मैप को दोबारा से री यूज कर लेते हैं। इसके बाद फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ बेस्ड ऑन इनकरेक्ट इन्फरेंसेस। इन्फरेंसेस का मीनिंग है जी कंक्लूजन अबाउट एक्सटर्नल रियलिटी। जब आप रियलिटी के बारे में फॉल्स बिलीफ बता रहे हो, तो इसका तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसका आंसर है डिल्यूजन। उसके बाद है द TAT इज अ सिचुएशनल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट और अ पर्सनैलिटी टेस्ट। यस, इट इज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रोजेक्ट का वर्ड जब आए ना, आप समझ जाएं कि जब इंसान ने अपनी फीलिंग किसी और के थ्रू बतानी हो। ऐसे ही फ्राइड का एक डिफेंस मैकेनिज्म है ना, प्रोजेक्शन। उसमें भी इंसान यही करता है कि निकालनी तो उसने अपनी दिल की भड़ास होती है, लेकिन वो किसी और का नाम ले रहा है कि अच्छा फलां ऐसे करती है, फलां जब भी ये कहती तो वो मुझे ये कह रही थी, कि किसी और का आपका नाम भी ना है और आप जो है दिल का बोझ भी हल्का कर लें। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है जी? कंटिन्यूस reinforcement schedule is least susceptible to extinction. Negative reinforcement is a type of punishment. The process is related to trial and error learning. Shaping occurs when response are coincidentally paired to a reinforcer. ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है? अब वो आपसे ना, आपको इस तरीके से ना एमसीक्यू की जरा उसको टर्मिनोलॉजी को समझा करें। वो आपसे, आपको ना कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, तो आपने बड़े गौर से देखना है कि वो असल में क्या चाह रहा है। जैसे अभी ऊपर वाले में आप कंफ्यूज हुए, तो इसमें कौन सी बात ज्यादा ओपन कंडीशनिंग से रिलेट कर रही है आपके लिए? जो फर्स्ट है वो तो लॉ से रिलेटेड होगी ना, उसको तो आप पहले ही स्किप कर दी। दूसरा आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, द प्रोसेस इज रिलेटेड टू ट्रायल एंड एरर, ये तो टाइप आ जाती है, और हम ऑलरेडी टाइप वो ऑप्शन में भी मेंशन है, तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं। शेपिंग भी एक टर्मिनोलॉजी है, उसको भी हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे तो जस्ट एक टाइप का पूछा गया है, तो उस टाइप के अंदर क्या होता है, उसमें ये चीज होती है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज अ टाइप ऑफ पनिशमेंट। इस तरीके से आपने गौर करके अपने जो है ना एमसीक्यूज को क्रैक करना है। इन अ सेंस, अच्छा जी 1 मिनट रह गया। इन अ सेंस द डिफेंस मैकेनिज्म्स आर, क्यों उसने दिए थे फ्राइड ने डिफेंस मैकेनिज्म, क्या जरूरत पड़ी थी उसको? डिफेंस अगेंस्ट एंजाइटी, वेज ऑफ कन्विंसिंग अदर्स फॉर ऑफ वंस राइटनेस, कि मैं अपनी बात मनवाना चाह रहा था वो, या फिर स्केप रिएक्शन थे उसके अकॉर्डिंग, या फिर कॉन्शियस सेल्फ डिसेप्शन थे, अपने आप को धोखा देना चाह रहा था वो। तो बेसिकली जब आप फ्राइड को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी उसने एंजाइटी के लिए ना इन बताए थे कि इंसान ने जब एंजाइटी से बचना हो ना, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है। हमें परेशानी होती है ना हर सिचुएशन में, तो उससे बचने के लिए हम लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तो ये वो चीज थी, एंजाइटी ही वो बेसिक एलिमेंट था बिहाइंड द मेकिंग दोज डिफेंस मैकेनिज्म जो फ्राइड ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। लेस देन 1 मिनट रह गया। नेक्स्ट मीटिंग में भी हम लोगों ने बस आज एमसीक्यू जी करने हैं, कुछ बातें करनी है मैंने, वो फिर इंशाल्लाह हम उसी में करते हैं। आप लोग
दोबारा ज्वाइन कर ले, 5 5 मिनट बाद, बल्कि मैं भी नहीं भेज देती, हम टाइम वेस्ट नहीं करते।